नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 4 शिक्षा नीति के परिपेक्ष इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा यूनिट 4 शिक्षा नीति के परिपेक्ष। आइए देखते हैं इसका प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना हुई थी। A 1960 में, B 1961 में, C 1964 में, D 1966 में। तो इसका सही जवाब है B 1961 में। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? A CBSE, B SCERT, C NCERT, D NUEPA। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का C NCERT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? A DS कोठारी, B सैम पित्रोदा, C संपूर्णानंद, D जाकिर हुसैन। तो 3 का सही जवाब है B सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है। यह एक उदाहरण है। A सामाजिक गतिशीलता का, B सामाजिक परिवर्तन का, C सामाजिक सशक्ति का, D सामाजिक स्तरीकरण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C सामाजिक सशक्ति का। अगला प्रश्न है, श्री HL एल्विन किस समिति के सदस्य थे? A मुदालियर आयोग, B राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, C राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, D हंसा मेहता समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का C राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ध्यान रखना, श्री HL एल्विन सदस्य थे इसके, ठीक है। मॉडल पेपर में अध्यक्ष दिया हुआ है जो कि गलत है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष नहीं बल्कि सदस्य। कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में। तो ध्यान रखना आप लोग, अध्यक्ष पूछे तो अलग हो जाएगा, सदस्य पूछे तो इसमें ये थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी शिक्षा आयोग भी कहते हैं क्योंकि कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें 17 सदस्य थे, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है अर्थात 1964 में बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। A स्कूली शिक्षा, B उच्च शिक्षा, C प्रौद्योगिकी शिक्षा, D बजट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 D बजट जो है नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अध्ययन का क्षेत्र विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकें, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त। ये सारे पॉइंट हैं जो इसके क्षेत्र हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। महत्वपूर्ण है, इस तक प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है। तो A शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, B शिक्षा के गुणात्मक विकास करना, C राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, D विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा D विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था।
बाकी था। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 4 खंडों में प्रस्तुत किया। कितने? 4। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष लगा था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 692 पृष्ठ में लिखी गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर याद रहे तो अच्छा है। यह कथन किसका है? मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों, प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यालय और तकनीक की जांच करे और ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नत करने में सहायता मिले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का एक कथन है। अगला प्रश्न है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो इसका सही जवाब है 9 का डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ये कथन है। अगला प्रश्न है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, जहां धर्म, जात, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, माध्यमिक शिक्षा। केंद्रीय बजट में सत्र 1965-66 में 2% व्यय किया गया था। ध्यान रखना शिक्षा पर। त्रिसूत्र, ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1956 को, सबसे पहले 1956 को प्रतिपादित किया गया था। बाद में ध्यान रखना, बाद में कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? 1956 में था। बाद में कोठारी आयोग की भी सिफारिश आई, जिसमें 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। कई लोग सोच रहे होंगे कोठारी आयोग, ध्यान रखना कोठारी आयोग बाद में आया था। मैं पहले बताया कोठारी आयोग बाद में आया था। अगर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नहीं रहेगा तो कोठारी आयोग सही होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सन 1956 में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। बाद में पुनः कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मातृभाषा, भाषी भाषा, मातृभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, राजभाषा। ठीक है, तो मातृभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा और राजभाषा, 3 भाषाओं में उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा में के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा। भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम 50 विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय समिति है, इसको अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, श्रीमती हंसा मेहता समिति। वरिष्ठ विश्वविद्यालय के स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था।
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया? ध्यान रखना, जो ब्लैक बोर्ड है ऑपरेशन, ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, सन 1992 में। ठीक है, तो सन 1992 में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया, उसके पहले प्राइमरी तक था। किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, माध्यमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न है, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा, ठीक है, संचालित विद्यालय। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा है? राजकीय स्थानीय परिषद द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय, इसके डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, 1882 में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सर विलियम हंटर, बी मैकाले, सी चार्ल्स डी ग्रांट। 26 का सही जवाब हो जाएगा ए, सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का 350 ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के 45 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के 45 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में है? 45 में। ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं कई बार, इसलिए इसको हमने नोट्स में रख दिया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, 1948-49 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संपूर्ण शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तीनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, 10+2+3, जो 2020 उसमें क्या है 5+3+3+4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तक है क्योंकि 3 साल नर्सरी है, 2, 3, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5+3+3+4 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1978 तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? सही जवाब हो जाएगा ए, द्वितीय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1979 थी, इसमें 1979 था, प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया था। और जो इसमें पूछा हुआ है प्रौढ़ शिक्षा को
द्वितीय वरीयता क्रम में रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, 1990 तक। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को 2020 तक और उच्च शिक्षा को 2005 तक, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की। सर्वसुलभ मतलब सबके लिए अनुकूल। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? शुरू में। सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक में। पहले बताया था प्राथमिक के लिए ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी, बाद में उसने उच्च शिक्षा तक बढ़ा दिया था। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर 1992 तक लागू किया गया था, 1992 में लागू किया गया था। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 40,000 धनराशि दी जा रही है। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 75%। जो नवोदय विद्यालय है ग्रामीण क्षेत्र बच्चे उनको 75% और 25% जो है ये शहरी क्षेत्रों का। ध्यान रखना, जो बच्चे 3, 4, 5 में अगर शहर में पढ़ लिए हैं तो शहरी माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदु में लिपिबद्ध किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितना खंड और कितने बिंदु में? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, 12 खंड और 157 बिंदु। ध्यान रखना, 12 खंड ये पूछा गया है एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, 12 खंड याद रखना। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, शिक्षा में भ्रष्टाचार। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण प्रणाली, शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा रहेगा, और भ्रष्टाचार ये निगेटिव पॉइंट है तो नहीं है, बाकी सभी सही है। वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, होती है वह शिक्षा राष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान रखना नोट्स में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। ठीक है, ऐसा माना जाता है 90% बच्चों को उपलब्ध है। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक। प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86 किन राज्यों में खोले गए थे? सही जवाब हो जाएगा सी, हरियाणा और महाराष्ट्र में। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, 1857 में। ठीक है, आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? तो 1857 में। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बट याद रहे तो अच्छा रहेगा। भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों को 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, आवासीय, संबंधक, आवासीय संबंध। आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय संबंधक प्रकार के हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूछा गया है। वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और किसके सुझाव पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, तो सभी मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तीनों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति 1990 द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, टेस्ट में कर भी चुके हैं। DIET अर्थात
डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। सही जवाब है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताइए। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, सभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा प्रक्रिया का आधार पर विश्वविद्यालय के 2 भाग परंपरागत मुक्त, ठीक है। शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के 2 भाग हैं, कौन कौन से? परंपरागत और मुक्त। इसे एक रेगुलर एक ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जिसे राजस्थान टंडन हो गया, फिर इग्नू हो गया। विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना। यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा बी, एच हेदरिंगटन। किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। भारत के 5 क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, पी.एस. नथाल। एनसीईआरटी के 8 संगठक हैं अर्थात संगठन है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी के कितने संगठन हैं? तो 8। किस समिति ने अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? 54 का सही जवाब हो जाएगा ए, हरटांग समिति। हरटांग लिखा है लेकिन हरटांग समिति है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सही जवाब है ए, एनसीईआरटी को। बीटीसी का पूरा नाम क्या है? बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट बार बार पूछ रहा है। उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, 1975-76 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संशोधित कार्य योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पौर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता लक्ष्य रखा है। निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, सर्व शिक्षा अभियान। आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, शिक्षा का सार्वजनिकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार किसका था? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, जेपी नायक। शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? सही जवाब हो जाएगा इसका 62 का टी, रटने पर बल, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय शून्य शिक्षा, तीनों जो हैं बाधा हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एनसीईआरटी।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन से थी? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सभी। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृत को स्थान मिले, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिश में से एक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, सृजनात्मक क्रियाएं। ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील कब आरंभ की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, 15 अगस्त 1995 में। राज्य स्तर के अभिकरण हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, सभी। विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा, सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, सभी। उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीटीई, तीनों। अगला प्रश्न है, एनसीटीई की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, 1995 में। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अध्यापक शिक्षा में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना है? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। ध्यान रखना, बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में। और इसमें कौन से दिए हैं? सभी निजी में नहीं चलता है, सीबीएसई उसमें भी नहीं चलता है, तो चलता किसमें है? बेसिक शिक्षा परिषद में। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति माह खाद्यान्न के 3 किलोग्राम प्रति बालक को दी जाएगी। डीपीईपी का पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात डाइट इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, राष्ट्रीय विकास हेतु, सभी शिक्षा के समान अवसर हेतु, एकीकृत समाज स्थापना हेतु, अर्थात तीनों सही जवाब है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001 और 2 में प्रारंभ किया गया था। कंफ्यूज मत होना, कहीं के 2001 दिया, कहीं के 2002, दोनों सही है। शिक्षा नीति 1986 में निम्न में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, यौन कर्मियों हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा बिल्कुल, अनुसूचित जातियों की शिक्षा दोनों था, लेकिन यौन कर्मियों हेतु शिक्षा ये नहीं था। 74 का सही जवाब हो जाएगा ए। एनसीटीई किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, शिक्षक शिक्षा से। एनसीटीई किससे संबंधित है? शिक्षक शिक्षा से, अच्छा, टीचर की शिक्षा से। भाषा संबंधी विवाद के समाधान हेतु मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी किस सन में? सही जवाब हो जाएगा ए, 1952 में। अगला प्रश्न है, आश्रम विद्यालय खोले जाने की बात किन जातियों के लिए कही गई थी? सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, आदिम। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु मान्य सुझाव किसने दिए थे? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का क्या दोष है? सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। पाठ्य पुस्तकों का अभाव, प्रशिक्षण अध्यापक का अभाव, नीरस पाठ्यक्रम, तीनों। गांधी जी किसका विकास करना चाहते थे? सही जवाब हो जाएगा बी, हैंड हार्ट हेड। महात्मा गांधी जी का कथन है वही शिक्षा पूर्ण है जो व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई थी? केंद्र सरकार के
किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का। 82 का सही जवाब है सी, पंचवर्षीय योजना के केंद्र सरकार ने किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई थी? तो पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। पर रिपीट कर दिया है, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन सा एक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, शिक्षा नहीं है, निरक्षरता, जातिवाद, वोट की राजनीति तीनों हैं, सी नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बताइए। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा, प्रस्नातक अध्यापक तीनों। अध्यापक शिक्षा एक विशिष्ट संस्तुतियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, तीनों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिनियम 1995 में पारित हुआ था, इसलिए 1995 में आंसर इसका पूछा जा चुका है एग्जाम में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रशासनिक विभाजन किया, सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, 4 जोन में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है स्वपोषित शिक्षा संस्थान को बढ़ा दिया है, सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा परिषद ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान है, सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, उपयुक्त सभी तीनों। अध्यापक शिक्षा परिषद का राष्ट्रीयकरण किया, अध्यापक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम विकसित किया, स्वपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी, सही जवाब हो जाएगा डी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ, सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, 54-56 में, 1954-56 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, इंदिरा गांधी जी द्वारा। प्रश्न रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पाठ्यक्रम में 1920 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग देख के जाना, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, एमफिल को बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ पीएचडी रहेगा। अगला प्रश्न है एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनईएमएम के लिए पूर्ण रूप क्या है? अर्थात एनईएमएम का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। एनईपी 2020 में उल्लेखित एनपीएसटी में पी का अर्थ जो है प्रोफेशनल है, ठीक है। एनपीएसटी में पी का अर्थ क्या है? प्रोफेशनल है, पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया, अर्थात 1986 में जो पारित हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके बाद 2020 में बनी। तो कितने साल बाद? 86-4-90 अर्थात 34 साल बाद बनी गई, ठीक है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि पीछे तो पूछ चुका कितने साल बाद, 34। निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, सभी 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% करना, पूर्ण विद्यालय में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमी, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, NHE-B के द्वारा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, 29 जुलाई 2020 को
भारत की नई शिक्षा नीति 2020 इसको कैबिनेट को मंजूरी मिली है। कितने वर्ष बाद, देखो प्रश्न आया है, कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। मैं इसका आंसर बता चुका हूं, 34 वर्ष बाद। HECE हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म में पूछ सकता है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसके बाद 2020 बनी, तो इसका भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और उसके मंत्री कौन बने? रमेश पोखरियाल निशंक। 2035 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन, ध्यान रखना, लगभग 16 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं और प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इसलिए रख दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है, मैं पहले बता दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रश्न पीछे से पूछा जा चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बाल बाटिका या आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा, इसीलिए 5+3+3+4 रखा गया है। ये जो 5 है, इसमें 3 साल आंगनबाड़ी में, उसके बाद 2 साल कक्षा 1-2 में, फिर ये 3 5 हो जाएगा, फिर ये जोड़ो 8, फिर 4 12, तो इसीलिए बाटिका या आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? सही जवाब हो जाएगा 102 का सी, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। पीछे से पूछा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? जो पहले था 10+2 था, अब कौन सा पैटर्न होगा? महत्वपूर्ण ध्यान रखना, पूछ सकता है। 303 का सही जवाब हो जाएगा डी। मैं बार बार बता रहा हूँ 5+3+4। तो नई शिक्षा नीति 2020 इसका पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। महत्वपूर्ण पूछ सकता है, 5+3+4। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 104 का सी, 2030 तक। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के माध्यम के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक के शिक्षा किस भाषा में होगी? सही जवाब है 106 का सी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, कक्षा 5 तक का। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा 107 बी, 107 सही जवाब है बी, 3 से 18 साल आयु वर्ग की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 108 का ए, अंग्रेजी को। अगला प्रश्न है, NEP 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्राक NEP 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्राक को NEP 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्राक को एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्राक में अक्षर R का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 109 का सी, रिव्यू। इसका सही जवाब है रिव्यू। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2020-21 किसके द्वारा विकसित की गई? सही जवाब हो जाएगा 110 का ए, NCERT। अगला प्रश्न है, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 111 का डी, ग्रेड 6।
NEP 2020 के तहत 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा तक पढ़ाना किस ग्रेड के अंतर्गत आएगा? सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेड 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का मुख्य रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का पहला रक्षा, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा ए, हरियाणा में। अगला प्रश्न है भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? सही जवाब हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है वह विश्वविद्यालय जो परस्पर संवादात्मक या इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है, इसका अपना चैनल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू कहते हैं। डी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी परिषद 2013 में भंग कर दी गई है? सही जवाब हो जाएगा ए, दूरस्थ शिक्षा परिषद। दोस्तों जो हम लोग अगला देखेंगे वीडियो 102 का ही समकालीन भारत और शिक्षा का प्रैक्टिस सेट 7 फुल देखेंगे। ठीक है, अब तक जो था ये यूनिट वाइज था, हम लोग फुल देखेंगे। तो यह था वीडियो 102 का यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिए, इससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए, जिससे व्यू ज़्यादा है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और पूरी ताकत से मेहनत कर सकते हैं। व्यू कमा रहा है इसलिए थोड़ा सा निराशा होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।